हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। हम आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री का। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले द रशियन रिवॉल्यूशन। और मैं चैप्टर मतलब 1 पूरा पढ़ा चुका हूँ और इसका पार्ट 1 भी पढ़ा चुका हूँ, टॉपिक 1। ठीक है, अब हमें टॉपिक 2 का वर्क करना है। और टॉपिक 1 और टॉपिक 2 के बीच में बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो गई हैं, तो आप चैनल में जाइए और अच्छे से ढूंढ के आप दोनों वीडियोस को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलो चालू करते हैं हम अपना ये वाला चैप्टर, द रशियन रिवॉल्यूशंस वाला टॉपिक अब हम चालू करते हैं। ठीक है, तो द रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया के जो रिवॉल्यूशन थे उनके बारे में हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं भाई लोग ये वाला टॉपिक। तो इसमें क्या दिया गया है कि इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियल इन यूरोप स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिजर्व्ड। तो सबसे कम इंडस्ट्रीज जो थी वो यूरोप में थी और ये सिचुएशन जो है ये रिजर्व हो गई थी। ठीक है, और जो सोशलिस्ट थे वो देख रहे थे गवर्नमेंट को अपने रशिया के, और अक्टूबर रिवॉल्यूशंस में मतलब कि जो गवर्नमेंट आ गई थी सोशलिस्ट की और मोनार्की का फॉल हो गया था 1917 में। और 1917 में रसिया की सोशलिस्ट वाली गवर्नमेंट आ गई थी, तो वो अपने उसमें लगे थे। एंड इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। और इसी अक्टूबर के रिवॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, हाउ डिड दी कम अबाउट, ये आई कैसे, और व्हाट वर दी सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया, और कैसी कंडीशंस थी सोशल और पॉलिटिकल, कैसी कंडीशंस थी और कौन से रिवॉल्यूशन वहाँ पे हो रहे थे। तो जो भी आपके आंसर क्वेश्चन है ये आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे और सब मैं आपको नीचे बता दूंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, लेट अस लुक रशियन अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन। कुछ साल पहले देखते हैं हम कि रशियन के हालचाल क्या थे, उससे हमको पता चल जाएगा कि बात क्या हालचाल क्या थे। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। रशियन एम्पायर इन 1914। अभी हम कहाँ की बात कर रहे थे? 1917 की कर रहे थे ना? बताओ, याद दिलाओ यार। कर रहे थे ना 1917 की? कर रहे थे, ये देखो। तो अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? 1914 की, जब कौन था? टिजान निकोलस टू। ठीक है, टिजान निकोलस टू था, वो था क्या कहते हैं, मतलब कि फ्रांस का नहीं, ये अभी हम पढ़ रहे हैं रशिया का एम्पायर था। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मैस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे। और जैसे कि ये मैस्को की जो मतलब कि टेरिटरी जो उनको परेशान कर रही थी, इसके कारण जो वो करेंट डेज में नहीं था। ठीक है, और फाइनलैंड, लेटिवा, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, और ये सारे जो थे फाइनलैंड और ये लेटविया और लिथुनिया, एस्टोनिया, ये सब किसके पार्ट थे? पोलैंड के पार्ट थे। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? 1914 की, 17 की नहीं, 14 की। ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ पोलैंड थे। अब उक्रेनी और बेलारूस इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कमर्ज टुडे सेंटर ऑफ एशिया स्टेट एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान। मतलब दोस्तों क्या नाम है! ठीक है, मतलब बकवास एकदम। द मेजॉरिटी रिलीजन्स वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। और जितनी हमने आपको नाम बताए ना, तो इनमें से मेजर जो रिलीजन था वो किसका था? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का था। रशिया में सबसे ज़्यादा फेमस धर्म यही था। विच हैड ग्रो आउट टू द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। और ये कहाँ से आया था? ग्रीक से आया था, ऑर्थोडॉक्स चर्च से ये नाम पड़ा था। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, पर एम्पायर ही कैथोलिक्स था। अब बोलो, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, और मीन्स ये प्रोटेस्ट करता था, प्रोटेस्टेंट्स और मुस्लिम और बुद्धिस्ट वहाँ पे एम्पायर में थे। ठीक है, तो मीन्स फेमस तो ऑर्थोडॉक्स चर्च था, पर ये लोग भी मुस्लिम, बुद्धिज्म और इनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी और सोसाइटी में क्या चल रहा था ये हम देख लेते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियन पीपल वर एग्रीकल्चर। अबाउट 85% रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्नड लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो 20th सेंचुरी की हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मेजोरिटी में लोग एग्रीकल्चर में करते थे, मतलब कि
खेती बाड़ी करते थे। कुछ 85% लोग जो रशिया के थे वो अपनी लिविंग बीइंग जैसे जीते थे और अर्न करते थे, वो सब किससे करते थे, एग्रीकल्चर से ही करते थे। ठीक है, और दिस पोर्शंस वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, और ये सबसे ज़्यादा हायर है किसी और यूरोपियन कंट्रीज से। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस जर्मनी दी पोर्शंस वाज 40% एंड 50%, और फ्रांस और जर्मनी में 40% से 50% लोग ही ये सब काम करते थे। इन एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रेन, इंडस्ट्रिया वॉज फाउंड इन पॉकेट। तो मीन्स ये जो एम्पायर था ये मीन्स बहुत बड़ा कल्टिवेटर्स बन गया था, और रशिया बहुत बड़ा कल्टिवेटर बन गया था इन सब चीज़ों का, और मार्केट जो था इसका मीन्स बहुत बड़ा हो गया था। हमेशा एक्सपोर्ट करने लगे थे लोग, बहुत ज़्यादा ग्रेन का एक्सपोर्ट करने लगे थे, एक देश से दूसरे देश में भेजने लगे थे। और इंडस्ट्रीज इनकी पॉकेट में चलती थी, मतलब जेब में चलती थी, मतलब कोई कीमत ही नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था व्यापार उनका। अब प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एरिया वर सेंट पीटरबर्ग एंड मैस्को। अब एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज कौन सी, सेंट पीटरबर्ग और मैस्को। अब क्राफ्टमैन अंडरटोक मच ऑफ द प्रोडक्शंस बट लार्ज फैक्ट्रीज एक्सिस्टेड alongside craft workshop. Many factories were set up in the 1890s। तो जो क्राफ्टमैन थे अंडरटोक, ये जो क्राफ्टमैन थे प्रोड्यूस करते थे लार्ज फैक्ट्रीज में, और जो क्राफ्ट वर्कशॉप थी ये भी कई ज़्यादा खुली 1890s में। और जब रशियन रेलवे बन रहा था तब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ किसका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रशियन रेलवे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि बाहर से लोग आए और उसमें इन्वेस्ट किया, और इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। और जो कोल का प्रोडक्शन था ये डबल हो गया, आयरन का प्रोडक्शन था ये चौगुना हो गया, डबल नहीं चौगुना, क्वाड्रपल, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाय द 19th in some area factory workers or craftsmen were almost equal in number। और कई एरियाज में जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे और क्राफ्टमैन थे ये बराबर से हो गए थे, इक्वल नंबर हो गया था इनका। और मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज। जर्मनी supervised large factories to ensure minimum wages and limit hours of work। अब बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई थी, मतलब कि खुद की लोगों की हो गई थी, और गवर्नमेंट जो थी वो सुपरवाइज कर रही थी लार्ज फैक्ट्रीज़ को, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ को गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही थी और इंश्योर कर रही थी कि सबको मिनिमम वेजेस मिले और लिमिटेड आवर्स मिले, मतलब कि वेजेस भी मिनिमम मिले और लिमिटेड आवर्स रहे, ज़्यादा आवर्स भी ना रहे। बट फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर्स को नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। अब भाई आज के ज़माने में कोई नियम ही मानता नहीं है, तो फिर तो उस ज़माने में कौन मानता होगा, कोई नहीं मानता था भाई। ठीक है, आज के ज़माने में भी बिल्कुल नहीं मानते, उस ज़माने में भी बिल्कुल नहीं मानते, और कहो ऐसे ही चलता रहा तो आगे वाले ज़माने में भी कोई नहीं मानेगा। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो सब लोग रूल तोड़ते थे। और इन क्राफ्ट यूनिट दी एंड स्मॉल वर्कशॉप दी वर्किंग डे वॉज समटाइम 15 आवर्स। बताओ, अब कोई नियम मानता नहीं था, और वर्कशॉप में, छोटी छोटी वर्कशॉप में डेली पता है कितने कितने घंटे काम कराते थे, 15 घंटे, कंपेयर्ड विद 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। और 10 से 12 घंटे कहाँ पे, फैक्ट्रीज में। एकोमोडेशंस वेरीड फ्रॉम अ रूम टू डॉर्मेट्रीज। और जो कमरे उनको मिलने चाहिए, एक एक पर्सनल कमरे, अब उनको ऐसे नहीं कमरे नहीं मिल रहे थे, डॉर्मेट्रीज मिल रही थी। डॉर्मेट्रीज जिसे कहते हैं, एक साथ 50-100 ठो बिस्तर मतलब बिछा दिए, लगा दिए, और वहीं पे सब लोग ऐसे 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 सो रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डॉर्मेट्रीज। ठीक है, और एकोमोडेशंस मतलब कि एक प्रॉपर शेल्टर ही, एक प्रॉपर कमरा ही उनको देंगे। तो ऐसा है इधर पे, तो उनको ना ही वो डॉर्मेट्रीज से वो सीधे एकोमोडेशन से सीधे डॉर्मेट्रीज में आ गए थे। ठीक है, तो चलो हम आगे देख लेते हैं भाई। वर्कर्स वर आर डिवाइडेड सोशल ग्रुप। अब वर्कर्स जो है ये सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे, और सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेज फ्रॉम व्हेन दे कम। अब देखो, वर्कर्स जो थे वो मतलब वो, एक मिनट, हाँ, वर्कर्स जो थे वो सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे, और जो
कुछ लोग थे उनकी सबसे मतलब कि लिंक थी किससे, गांव से अपने, जहाँ से वो लोग आए थे। हाँ, और कुछ लोग भूल ही गए थे गांव को अपने। और अदर हैड स्टील्ड इन सिटीज परमानेंटली, और वो स्टील बोल रहा हूँ, सेटल्ड। और कुछ लोग तो सेटल ही हो गए थे परमानेंटली ही, कहाँ पास, अपने शहर में, गांव में नहीं शहर में वो परमानेंट सेटल हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पास ऐसा दिया गया है। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई थी तो वो हट गया था। कोई बात नहीं, चलो हम फिर से चालू करते हैं। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स में आप मतलब वरी मत करिएगा। तो यहाँ से हम पढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गए थे वो लोग, और कुछ लोग की लिंकें भी थी गांव से। और जो स्टील मीन्स कुछ लोग तो स्टील बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोग सेटल ही हो गए थे परमानेंटली, कहाँ पास, अपने शहरों में। और वर्कर्स जो थे वो भी डिवाइडेड थे, मतलब कि वर्कर्स भी थे डिवाइडेड अपनी स्किल्स के लिए। मतलब कि अगर जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो अच्छा लेबर होगा, जो कम पढ़ा लिखा है वो खराब वर्कर होगा। ठीक है, और जो मेटल वर्कर थे सेंट पीटर्सबर्ग में, वो अपने आप को मीन सबसे ऊंचा कंसीडर करते थे कि हमसे ऊंचा तो कोई वर्कर है ही नहीं। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी अमंग दी वर्कर अदर वर्कर्स, वो एरिस्टोक्रेसी फैला रहे थे और सबसे ज़्यादा अपने आप को ही उच्च मान रहे थे, क्योंकि उनकी एक्यूपेशंस, उनकी डिमांड थी ना वो ज़्यादा थी, और उनकी ट्रेनिंग और स्किल्स भी ज़्यादा थी। उनको मतलब कि मेटल, अगर आपको मेटल वर्कर बनना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मतलब कि एक तरीके से पढ़ाई में बोलूँ कि ऐसे अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको मेटल वर्क चाहिए बनना है, तो ट्रेनिंग और स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसमें पड़ती है, इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो अपने आप को उच्च समझते हैं। वुमेन मेड अप 31% इन ऑफ द फैक्ट्री। अब वुमेन जो है वो भी 31% काम करती थी फैक्ट्री लेबर में, और फोर्स बाय 1914 से, बट दे वर पेड लेस देन मैन। अब देखो हर जगह हर चैप्टर में आपको यही देखने को मिलेगा कि हाफ वेजेस मिलती थी और 3/4 वेजेस मिलती थी उनको मैन के मुकाबले। मैन को 100 रुपये मिल रहा है तो उनको 50 रुपये मिलेगा। मैं बार बार आपको ऐसे उदाहरण देता हूँ, बार बार आप ऐसे ही समझ जाना। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शो देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू सम वर्कर्स formed associations to help members in time unemployment or financial hardship, but such associations were few। अब देखो मीन्स वो लोग डिवाइड तो थे, पर जब कोई ऐसे मीन्स खराब खराब परिस्थिति आती थी तो वो सब लोग एक साथ आ जाते थे। ठीक है, और वो मदद करते थे जब कभी अनएम्प्लॉयमेंट का समय आ जाता था और फाइनेंशियल हार्डशिप आ जाती थी, तो उन्होंने कुछ एसोसिएशन भी बना रखे थे कि ऐसे टाइम पे मदद करने के लिए अपने एक दूसरों की। ठीक है, और डिस्पाइट, अरे यार ये बार बार हो जाता है। ओके, डिस्पाइट डिविजन्स वर्क डिड यूनिट टू स्ट्राइक वर्क when they disagree with employments was a dismissals और वर्क कंडीशन। सॉरी मैंने आपको आगे बता दिए, यहाँ पास भी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो क्या है यहाँ पास कि जब भी वो कुछ ऐसा हो जाता था कि काम के मतलब उनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था काम, तो वो लोग एकजुट होके और फिर स्ट्राइक करने लगते थे कि हाँ हम ऐसे में काम नहीं करेंगे, हमारी कंडीशंस बढ़ाओ, हमें अच्छे से काम करने दो, ऐसे वैसे। ठीक है, these strikes took place frequently in the textile industries during 1896 to 1897। अब ऐसे ही कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चल रही थी 1896 से 1897 में, और मेटल इंडस्ट्रीज में भी चल रही थी कब, ड्यूरिंग 1902 में। अब इन कंट्री साइड पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। अब कंट्री साइड में तो बहुत सारी लैंड कर दी थी, बट नोबेलिटी दे क्रोन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज। अब अपने पीजेंट वालों ने तो अपनी सारी लैंड कल्टिवेटेड कर दी थी, अब ये बची ऑर्थोडॉक्स चर्च की, जो कि कुछ नहीं करते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट टू वर डिवाइडेड। अब पीजेंट जो थे वो भी डिवाइडेड थे। ठीक है, अब दे वर ऑल्सो deeply religious or but except in a few cases they had no respect for the nobility। अब देखो कौन कौन, मतलब कि ये
पीजेंट्स भी बटे हुए थे दो में, एक मीन्स रिलीजन्स में बटे थे, पर दोनों के मन में ही नोबेलिटी के लिए एक को इज्जत नहीं थी, ठीक है। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर, देखो हमने बताया आपको कि बिल्कुल रिस्पेक्ट उनके लिए नहीं थी, बिल्कुल नोबेलिटी के लिए रिस्पेक्ट नहीं थी। नोबेलिटी गॉट देयर पावर्स एट पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज एट द टिजार। ये सब पावर किससे पाते थे? अपनी सर्विसेज से, और अब किससे? टिजार राजा से, ठीक है। और टू थ्रू लोकल पॉपुलरिटीज दिस वॉज अनलाइक फ्रांस where during the French revolutions in Britannia peasants respected nobles and fought for them। अब जो बहुत सारे फ्रांस में जो थे, अपन ने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो पीजेंट थे वो रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स की और उनके लिए फाइट भी कर रहे थे। एंड रशिया पीजेंट वर दी लैंड ऑफ नोबल्स टू गिव टू देम। और पीजेंट यहाँ पे क्या चाह रहा है कि ये नोबल्स जो है ये अपनी ज़मीनें हमको दे दें जिससे हम खेती बाड़ी कर सके उसमें, ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस रेड के ऊपर, बट क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, मजबूरी है ये। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। तो अब उन्होंने किराया देना बंद कर दिया, मना कर दिया, हम ना किराया देंगे भाई, चाहे कुछ कर लो। और अब मर्डर भी करना चालू कर दिया उनने, ठीक है। एक मिनट, मैंने आपको थोड़ा स्किप कर दिया क्या? ये देखो यहाँ पास से हमने पढ़ लिया था कि वो लोग ब्रिटेनिटी पीजेंट रिस्पेक्ट नोबल्स की करते थे, और रशिया में जो थे वो वांटेड टू द लैंड फॉर द नोबल्स। और अच्छा, तो रशिया अब रशिया में क्या किया, उन लोगों ने अपनी लैंड्स उनको दे दी काय में, पर किराए में। इनने रेंट देने को मना कर दिया और लैंड लॉर्ड्स को मार दिया, जिनकी ज़मीनें थी उनको मार दिया, ठीक है। और 1902 में ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, और 1905 में मतलब कि बहुत ही बड़ा पूरे रशिया में ये चलने लगा। पहले तो कुछ ही जगह में चलता था, पूरे रशिया में ही ये चलने लगा। रशिया पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट अदर वे। अब रशिया के जो पीजेंट थे वो यूरोपियन के पीजेंट से बहुत ज़्यादा अलग थे। दी पोलैंड देयर लैंड्स टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्युनिटी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। अब जो इनकी ज़मीन थी यूरोपियन के, उनके किसके पास थी? पोलैंड के पास, मतलब राजा कोई होगा, और उनकी लैंड्स कैसे डिवाइडेड होती थी? जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी उनकी लैंड बढ़ जाती थी। तो ऐसे क्या था वहाँ पास सिस्टम था। हम सोशलिज्म इन रशिया जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 के पहले पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी। रशिया में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी आई कब? 1898 में। अब 1914 के पहले सारी पार्टीज इलीगल है, और यहाँ पे आ गई सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898। तो अब गड़बड़ हो गई। हु रिस्पेक्ट्स मार्क्स आइडियाज, जो कि मार्क्स आइडियाज को मानती थी। बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब उनको करना था, तो वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। अब इट सेटअप आ न्यूज़पेपर मोबलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक। अब इसने क्या सेटअप कर दिया? न्यूज़पेपर में सेटअप कर दिया और आतंक सा बचा दिया, ठीक है। अब आगे अपन देख लेते हैं। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' customs of divine land periodically made them natural socialist, ठीक है। तो सम रशिया में जो क्या हुआ, मतलब कुछ रशिया में सोशलिस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा फैलने लगी, और ये डिवाइड होने लगी, मतलब लैंड को डिवाइड करने लगी, और इसको नेचुरल बना दिया सोशलिस्ट में, ठीक है। सो पीजेंट नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। ये पीजेंट और वर्कर्स नहीं थे मेन फोर्स, इसके मेन फोर्स क्या थे? रशियन बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन दी अदर कंट्रीज। रशियन का मेन फोर्स क्या था कि इसको सोशलिस्ट बनाना जल्दी से जल्दी दूसरी कंट्रीज से और जल्दी, ठीक है। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन दी कंट्री साइड थ्रू द लेट 18th सेंचुरी। ये जो एक्टिव हो गए थे कब? 19th सेंचुरी में। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900, और इन्होंने 1900 में सोशलिस्ट पार्टी भी बना ली। दी पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट। अब ये पार्टी थी, ये पीजेंट के स्ट्रगल में शामिल थी। वो बोल रही थी कि जितनी लैंड्स हैं नोबल्स के पास वो पीजेंट्स को दे दी जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विथ अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस अबाउट पीजेंट। अब भाई
आपसे बोले कि आपके पास जितनी भी ज़मीन है वो सब अपने दोस्त को दे दो, तो आप बोलोगे पागल हो क्या भाई, ज़मीन हमारी दे दें अपने दोस्त को? हाँ, ये कौन सी बात हुई यार? तो ऐसा आप नहीं करोगे, तो वैसे ही वो लोग भी नहीं कर रहे थे, वो लोग भी नहीं मान रहे थे, वो भी डिसएग्री हो रहे थे। अब लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। अब लेनिन बोल रहा था कि जो ये पीजेंट है ये ग्रुप नहीं है, सम वर पुअर एंड अदर रिच, सम वर लेबर्स वाइल अदर वर दी कैपिटलिस्ट। अब ये कैसा है कि ये कुछ लोग पुअर है, कुछ लोग रिच है, कुछ लोग वर्कर्स है, अच्छे वर्कर्स है, कुछ लोग बुरे वर्कर्स हैं, और कुछ लोग मीन्स लेबर्स और कुछ लोग कैपिटलिस्ट हैं हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। अब जो एम्प्लॉय करता है वर्कर्स को, गिव द डिफरेंशिएशंस व्हेन विद इन दैम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो ये लोग सोशलिस्ट मूवमेंट्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी हमारे पास है। इतना ज़्यादा हमने अभी देखा कि कुछ लोग कैपिटलिस्ट है, कुछ लोग लेबर हैं, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब हैं। तो ये जो है इसका, ठीक है। अब दी पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर दी स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और मीन्स जो पार्टी थी वो डिवाइड हो गई थी काय में, स्ट्रगल में, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रगल में, ठीक है। अब क्या हुआ, जो व्लादिमीर 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 लेनिन जो थे, नाम यार क्या कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो जो मीन्स व्लादिमीर लेनिन थे, इन्होंने क्या किया, थ्रू दैट इन रिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटीज लाइक टेजारिस्ट रशियन, द पार्टी should be declined and should control the numbers and qualities of its member, other through that the party should be open to all। तो क्या किया इन्होंने, लेनिन ने व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, इन्होंने एक टेजार जो रशियन टेजारिस्ट रशिया थी उसको क्या किया, मीन्स कंट्रोल करना चालू कर दिया, और क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, और मेंबर्स की क्वालिटी बढ़ाना चालू कर दिया। अदर थ्रू दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू एज इन जर्मनी, और अब दूसरी पार्टीज भी आने लगी जर्मनी में। अब टर्बुलेंट टाइम कौन सा था 1905 का टर्बुलेंट टाइम? टर्बुलेंट मतलब क्या होता है ये भी हमको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम चालू करते हैं। हम ये टर्बुलेंट टाइम, क्या नाम लग रहा है, टर्बुलेंट टाइम, ठीक है। रशियन वॉज अ ऑटोक्रेसी, रशिया जो थी वो ऑटोक्रेसी थी। लाइक ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब कि एक जन का रूल वाला ठीक है। तो अनलाइक अदर यूरोपियन रशिया, इवन एज द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द टेजार वाज नॉट अ सब्जेक्ट टू। अब मतलब कि 1920 में है ना, 1905 में, 20th सेंचुरी में बोल रहा हूँ मैं, 20th सेंचुरी में जो था टेजार नहीं था कोई सब्जेक्ट, मतलब टेजार अभी वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बना हुआ था पार्लियामेंट का। लिबरल्स और रशियन कैंपेन टू एंड स्टेट अफेयर्स, अब ये लिबरल्स और रशिया लोग लगे हुए थे अफेयर्स को ख़त्म करने में, ठीक है। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशनरी दे वर्कड with peasants and works during the revolutions of 1905 demanded constitutions। अब ये लोग लगे हुए थे, और सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिवॉल्यूशनरी लोग इकट्ठे हो गए, ये लोग इकट्ठे हो गए और रिवॉल्यूशन मचा दिया 1905 में। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। इन ये क्या बोल रहे थे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं। देवर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, अब ये सपोर्ट हुए किसके द्वारा? नेशनलिस्ट एम्पायर के द्वारा। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जदीदिस्ट जेडिडिस्ट, इसको कुछ ऐसे ही कहते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है। हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज़। अब यहाँ पे मुस्लिम जो डोमिनेट थी वो अच्छे जजेस से मांग रही थी कि उनको क्या चाहिए है, एक मॉडर्नाइज्ड इस्लाम चाहिए है जो कि किसके द्वारा लीड किया जाए, सोसाइटीज़ के द्वारा, ठीक है। और द ईयर 1905 वॉज आ पर्टिकुलरली बैड। अब ये 1904 का जो ईयर था ये पूरा खराब ही गया था। रशियन वर्कर्स जो थे, prices of essential good rose so quickly the real wages declined by 20%। अब इनकी प्राइस थी जो रोजेस की, गुड्स रोज की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और 20% से मीन्स डिक्लाइन हो रही थी, उनकी वेजेस जो है वो डिक्लाइन हो रही थी। दी मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली, और जो मेंबरशिप थी वर्कर्स की एसोसिएशंस की रोज़ की, तो वो ये मीन्स ड्रामेटिकली हो रही थी, मतलब कि
ये जो मेंबरशिप है ये भी घट रही थी, और मीन्स वेजेस का बहुत ज़्यादा 20% तक घट गई थी। 100 रुपये की बल्कि 80 रुपये मिलने लगी, तो महंगाई बढ़ती जाती है फ्रेंड्स। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ, जैसे कि अगर आप इनकी लाइफ एक बार इमेजिन करो, जैसे कि यहाँ पास लिखा गया है ये चल रहा है वो चल रहा है, तो आप इमेजिन करो तो ये तो इस ईयर से भी ख़राब है जिस ईयर में अभी हम रह रहे हैं 2020 में, मतलब जो हमारा ईयर गया था। अभी 2021 तो ठीक ठाक चल रहा है, तो मतलब इमेजिन करो कि इनका तो पूरे साल ही ख़राब जाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं फ्रेंड्स। आप देखना, आपके जो बच्चे लोग होंगे ना, जब ये कोरोना वायरस के लिए पढ़ेंगे ना, होली टू होली अटैक तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। ठीक है, वैसे तो बढ़ा चढ़ा के हो भी गया है, पर और ज़्यादा बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो मैंने आपको बताया वेजेस घट रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज और ये भी मैं बात बता चुका हूँ आपको। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904, 4 लोग जो तो असेंबली के, ये मतलब 4 लोग थे जो असेंबली के रशियन वर्कर्स में, ये लोग क्या कर रहे थे, ये फॉर्म कर रहे थे 1904 में, और वो डिसमिस्ड एट दी पुटिलियो पुटिलियो आयरन वर्कर्स। There was a call for industrial actions over the next few days. Over 110,000 workers in St. Petersburg strike demanding a reducing in working day to 8 hours. अब ये लोग क्या किए, पूरे आयरन वर्कर्स और सारे स्टील वर्कर्स सब लोग इकट्ठा हुए, 1,10,000 लोग इकट्ठा हुए, सेंट पीटरबर्ग में गए और डिमांड करने लगे। उन्होंने हड़ताल मचा दी कि हमको 8 घंटे ही काम करना है, इससे ज़्यादा घंटे की बढ़नी चाहिए, और हमारी वेजेस बढ़ाओ, हमारे रहने के वर्किंग कंडीशंस भी इंक्रीज़ करो, इम्प्रूव करो, और हमारी वेजेस को इंक्रीज़ करो, हमारे वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करो। ठीक है, और हमारे आवर्स फिक्स करो 8 घंटे। 3 डिमांड्स करी उनने। ठीक है, अब ये आ सकता है कि व्हाट वाज द डिमांडेड ऑफ सेंट पीटरबर्ग, मतलब कि वर्कर्स। तो आप ये 3 डिमांडेड्स लिख दीजिएगा, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। व्हेन द प्रोसीजंस ऑफ वर्कर लीड बाय अ फादर गैपॉन रीचेड द विंटर पैलेस, इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कैसको। अब कॉसिक्स लिखा है शायद इधर पे। ठीक है, तो ये जो वर्कर्स थे और ये फादर गोपाल थे, मतलब कि लोग विंटर पैलेस में आ गए थे अटैक करने के लिए, और पुलिस और कॉकिक्स को भी बुला लिया, कुछ आर्मी वार्मी होगी। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 3 वाउंडेड। अब 100 वर्कर्स के मर गए और 300 लोग घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे। अब इस इंसिडेंट को क्या कहा जाता है, ब्लडी संडे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा वाला ये है। व्हाट इज़ अ ब्लडी संडे, व्हाट इज़ अ ब्लडी संडे, व्हाट इज़ अ ब्लडी संडे, ये आता ही आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ये याद रख लो, इतना ये आप याद रख लो कि 100 लोग जो हैं वो मर गए, 300 लोग जो हैं वो घायल हो गए, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लडी संडे कहते हैं। ठीक है, इतना ईजी है यार। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एज द 1905 revolutions. A strike took place all over the country and the universities closed down when student bodies staged walkouts complaining about the lack of civil liberties, or lawyers, doctors, or engineers and other middle class workers established the union of the union and demanded a constituent assembly. ठीक है, अब क्या हुआ, ये लोग स्ट्राइक करने लगे, ये मतलब यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, और स्टूडेंट जो है ये लोग स्ट्राइक करने लगे, कंप्लेन करने लगे लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़ का। और ये जो लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, ये बच्चे अच्छे सब लोग आ गए और मीन्स आंदोलन करने लगे। लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स, ऐसे ये सब लोगों ने क्या बना लिया, यूनियन बना लिया, और यही यूनियन क्या करने लगा, कॉन्स्टिट्यूशंस की डिमांड करने लगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की। अब भैया सब लोग जब मिल के आ जाएंगे तो सरकार की ऐसी तैसी हो ही जाएगी। सब लोग मिल के आ गए, बच्चे भी आ गए, डॉक्टर भी आ गए, इंजीनियर भी आ गए, सब लोग। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कैसी आवाज़ निकाल रहा हूँ मैं, तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ड्यूरिंग द 1905 revolutions, it is are allowed the creation of an
ऑफ एन इलेक्टेड कॉन्सुलेटिव पार्लियामेंट्स और ड्यूमा। तो जो टिज़ार ने इसने मीन्स इलेक्टेड किया पार्लियामेंट और डूमा। एक अब पार्लियामेंट बना ली जैसे हम वहाँ पास डूमा कहते हैं, पार्लियामेंट तो हम अपने इंडिया में कहते हैं, वहाँ पे ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। For a brief while during the revolutions, there existed a large number of trade union and factories communities made up of फैक्ट्री वर्कर्स। तो अब जो मीन्स द रिवॉल्यूशंस के टाइम में जो लार्ज नंबर थे वो ट्रेड यूनियन के थे और फैक्ट्रीज कम्युनिटीज जो थी वो और ज़्यादा बन रही थी। आफ्टर 1905 मोस्ट कम्युनिटीज़ एंड यूनियन वर्कर्स अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और सबको इलीगल ठहरा दिया गया और सब सेवियर restrictions were placed political activity. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma within 3 months. और उन्होंने अब क्या किया, ये वाली नहीं चल पाई तो पहली ड्यूमा जो थी वो 75 डेज में ही हटा दी और फिर से इलेक्ट करी 3 महीने बाद। He did not want any questions of his अथॉरिटी। अब वो कोई भी क्वेश्चन नहीं चाहता था अपनी अथॉरिटी में और ये अपनी पावर को घटाना नहीं चाहता था, ठीक है। कौन? अपने ये मतलब कि इधर का रशिया का एम्पायर अभी अपनी पावर पे भी रिडक्शन नहीं चाहता था। और ही चेंज दी वोटिंग लॉ, अब उसने वोटिंग लॉ भी चेंज कर दिए थे। एंड पैक्ड दी ड्यूमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, और ड्यूमा को भी मीन्स अच्छे से पैक कर दिया किसके द्वारा? पॉलिटिशियंस के द्वारा। और लिबरल्स आर रिवॉल्यूशनरीज वर कैप्ट आउट, और लिबरल्स जो है ये रिवॉल्यूशनरी करते रहे, बाहर करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसा वहाँ पास चल रहा था, ठीक किया वैसे। अब वो कब तक सहता रहेगा? अब बहुत बड़ी वीडियो बन गई है पर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर ये पढ़ना पड़ेगा भाई यार, क्योंकि हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं ऐसे वाला 1 फिर उसके बाद 2, तो यार पूरा कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर इन 1914 वॉर ब्रोकन आउट बिटवीन 2 यूरोपियन एलियंसेस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया एंड टर्की। अब जो वर्ल्ड वॉर थी ये 2 लोगों के बीच में हो रही थी, एक तो मीन्स एलेंस पावर और एक कौन सी पावर थी? एलेंस और ऐसे ही कुछ पावर थी, एलेंस और आयरेंस क्या पता, ठीक है। तो यूरोप एलेंस थी और इनमें कौन कौन थे? जर्मनी थे, इनमें ऑस्ट्रिया थे और टर्की थे, ये जो सेंट्रल पावर थी। और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जो थे ये मतलब बाद में इटली और रोमेंस भी आ गए, ये दूसरे में थे, ठीक है। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, सबके पास बहुत ज़्यादा एम्पायर था। और एज द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोपियन एज वेल एज इन यूरोप, दिस वॉर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये वॉर जो थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानी गई। इन रशिया द वॉर वॉज एसेंशियली पॉपुलर ऑफ द पीपल रिलाइज्ड अराउंड द टिज़ार नेपोलियन II एज द वॉर कंटिन्यूड थ्रू द टिज़ार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा सपोर्ट वर देन। जैसे लोगों को पता चला कि टिज़ार नेपोलियन II के विरुद्ध में हो रही है तो सारे लोग बहुत ज़्यादा हिस्सा लेने लगे उसको हटाने के लिए ड्यूमा से। अब सपोर्ट वर देना और सबको सपोर्ट कर उन्हीं को सपोर्ट करने लगे। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई एज कैन बी सीन इन दी रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटरबर्ग अ जर्मन नेम एज अ पेट्रोगार्ड, और जर्मन का नाम पेट्रोगार्ड पड़ गया। दी टिज़ारियन एलेक्जेंडर जर्मन और origins and poor advisors, or especially a monk called a Rasputin made the autocracy unpopular। तो ये जो टिज़ार अलेक्जेंडर थे ये मीन्स पुअर एडवाइजर्स बन गए थे, और मोंक कॉल्ड जो ये रेपुटियन एंड दी ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, तो ये अनपॉपुलर बनते गए ये अपने कौन से? टिज़ार नेपोलियन II। इसने अब गलत किया, वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तो इसके बार बना दिए। ऐसे ही चलता है फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा ही चलता है, हर जगह ऐसे ही चलता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम देन दैट द वेस्टर्न फ्रंट। अब ये वेस्टर्न फ्रंट से अलग था ईस्टर्न फ्रंट। इन द वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम आर्टिजन स्ट्रेट्स अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। अब ये लोग जो है ईस्टर्न फ्रांस की तरफ बढ़ने लगे, और इन द ईस्ट
armies moved a good deal and fought battle, leaving large casualties. Defeats were shocking and डमलाइजिंग। अब देखो फ्रेंड्स, ट्विस्ट 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 क्या आया। अब ये लोग तो मतलब लड़ रहे थे अभी, और लार्ज कॉन्सियलिश मतलब कि ये लोग लड़ रहे थे। अब डिफीट्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग हुआ, कौन हारा ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गया। क्यों हो गया? रशिया आर्मीज लॉस्ट बैडली। अब बताओ, रशिया की जो आर्मी थी ये बहुत बुरी तरीके से हार गई इन जर्मन एंड ऑस्ट्रियाज में। जर्मन और ऑस्ट्रिया के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, तो इसमें रशिया जो थी ये बहुत ही बुरी तरीके से हार गई। कैसे हार गई? बिटवीन 1914 एंड 1916 देयर वर over 7 million casualties by 1917 as the retreated the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy forces being able to live off the land। अब क्या हुआ भाई? रशिया हार गई। रशिया ने सारे अपने ही फसल, बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें तोड़ दी, जिससे वो लोग वहाँ पास ना रह पाए। ठीक है, और सारी फसल और बिल्डिंग सब तोड़ दी, जिससे वहाँ पे नहीं रह पाए। और ये जो डिस्ट्रक्शन था क्रॉप्स और बिल्डिंग्स का, ये अगर गिना जाए कि कितना घाटा हुआ था, तो 3 मिलियन रुपीज़ का, रुपीज़ में बोल रहा हूँ, जो भी हो 3 मिलियन रुपीज़ ही हो गए यहाँ पे। तो मतलब हमको समझाने के लिए बता रहे हैं, वहाँ पे डॉलर लिखा होगा। पर रशिया सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट्स एंड द डिज़ायर। अब ये वाली जो थी, इसको मतलब गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया था, और सोल्जर्स जो थे डिड नॉट विश टू फाइट सच एज अ वॉर। और सोल्जर्स जो थे वो ऐसी वॉर नहीं चाहते थे। द वॉर हैड अ सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। रशियन ओन industries were few in numbers and the country was cut off from other suppliers of the industrial goods by German controls of the Baltic Sea। अब देखो भाई, सबसे ज़्यादा यही सप्लाई करता था इन सब चीज़ों को, और अब यही नहीं करेगा, तो अब इन लोगों को जो लोग इनसे खरीदते थे, अब उनको किसी और को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो फसल ही बर्बाद कर दी थी। Industrial equipments distinguished more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1960, railway lines began to break down. Able bodies men were called up to the war. As a result, there were labor shortage and small workshops producing essential were shut down. Large supplies of grain were sent to feed the army। अब देखो क्या हुआ, मतलब कि ये जो इंडस्ट्रीज़ थी ये मतलब तबाह हो गई, और फिर ये और ज़्यादा रैपिडली ये लगी। और यूरोप में 1960 में जो रेलवे लाइन्स थी ये तोड़ दी गई थी, अब वापस से अब लाई गई होंगी। और जो मीन से एबल बॉडीज़ थी, इसको क्या कहने लगे? अप टू दी वॉर। इसको कॉल्ड मतलब कहने लगे अप टू दी वॉर। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज। और अब क्या हुई? लेबर्स की जो शॉर्टेज हो गई। अब एक साथ काम हो रहा था, तो लेबर्स की शॉर्टेज हो गई। स्मॉल वर्कशॉप जो थे वो बंद हो गए, और लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन था जो ये भी आर्मी के लिए ही बचाने लगे। अब कहा कि भाई कहाँ बचा, कहाँ है, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। ठीक है, फॉर द पीपल इन दी सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकम आ स्केर्स। अब ब्रेड और ये फ्लोर रोल इनके लिए ईद का चांद बन गया, नहीं मिलना। ठीक है, बाय द विंटर ऑफ 1916 रोट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। और रियोट्स मतलब कि दंगे वंगे वहाँ पास कॉमन हो गए ब्रेड शॉप में। अब ब्रेड नहीं मिलेगी, लोगों को गुस्सा आएगी। भूख में तो वैसे लोग जंगली हो जाते हैं, तो उनको गुस्सा आने लगी, और उन्होंने ऐसे लड़ाई वड़ाई, तो अब ये कॉमन हो गई थी। अब दी फेब्रुअरी रेवोल्यूशंस इन पेट्रोग्राड, हमको तो पता ही है कि हम टॉपिक 3 जो पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें, और बेल आइकन में क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। और चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।